नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल स्वागत करता हूं दोस्तों आज के जीके जीएस की इस क्लास में। घबराइएगा मत, मैं वही हूं, पुराना वाला ही, बस थोड़े से फेस में परिवर्तन हुआ है। और उसका रीजन बता देता हूं। आज पितृपक्ष का अंतिम दिवस है, तो मेरे पिताजी नहीं है, तो उनका पिंडदान करना पड़ता है। तो आपको अपने बाल, नाखून, दाढ़ी, इसको थोड़ा सही करना पड़ता है। मूंछ भी बहुत लोग कटवाते हैं, बहुत लोग पूरा बाल भी मुड़वा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने बीएड सेव करा दिया है। हालाँकि कोई मतलब नहीं है ना, इम्पोर्टेंट है क्लास। जी हाँ, सही आंसर की मतलब यहाँ पे सही अगर तरीके से देखा जाए तो आपको आंसर करने अगर आ गया, अगर आपको चीज़ें याद हो रही हैं, तो वही मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 26वां सेशन है। इसके पहले तकरीबन हम लोग 25 सेशन कवर कर चुके हैं। एकदम परीक्षा पैटर्न से चल रहे हैं और डेली 8:30 बजे रात में ये वाली क्लास आपको मिलती है। और दोस्तों क्लास का टाइम आप नोट कर लीजिए। मॉर्निंग में दोस्तों आपको मिलता है जीके जीएक्स का स्पीड टेस्ट, और ये वाली क्लास आपको 8:30 बजे रात में मिलती है। अब आपके लिए 2 क्लासेस और लाइव मैंने ला दिया है। मैंने आपसे बोला था मैं रीजनिंग मैथ का भी लिए भी टीचर ढूंढ रहा हूँ। तो आप जाके एक बार जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये टीचर कैसे हैं। जो हमारा सेकंड चैनल है दोस्तों, ओम जायसवाल, मेरे ही नाम पे @ओम जायसवाल आप सर्च करेंगे। आप सिंपल @ओम जायसवाल सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ये वाला मेरा चैनल मिल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस पे भी हैं। इस पे रीजनिंग और क्लास देखिए, रीजनिंग की मैथ की क्लास 11 बजे सुबह, और रीजनिंग की क्लास 3 बजे लाइव होती है। तो आप जरूर यहाँ पे जाके जुड़ जाएं। ये क्लास डेली चलेगी, पूरा 1 महीने तक का इनसे हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर ये अच्छा पढ़ाएंगे तो हम आगे भी इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जरूर से जुड़िए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे टीचर हैं जो कि रीजनिंग और मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा पूरा स्टडी हिंदी पे, और जो मेरे नाम पे चैनल है ओम जायसवाल, इस पे रीजनिंग और मैथ लाइव चलेगा डेली। ठीक है? तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। और क्लास का पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाता है, जैसे कि आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और हमारे इस आपको ऊपर ही मिल जाएगा प्रोफाइल पे भी। व्हाट्सअप नंबर भी हमारा यही है, सब लोग को पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो 2024 में कितने टोटल मिले हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, हमसे पद्म श्री पूछ रहा है ना, हमसे पद्म पूछ रहा है, न पद्म भूषण न पद्म विभूषण पूछ रहा है। लेकिन हम फिर भी सब देखेंगे। फिलहाल 132 यहाँ पे याद रखेंगे, डी। मतलब 132 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कारों की अनुमति दी है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। ठीक है? और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया, और 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है पद्म विभूषण। वो आपके परीक्षा में 100% पूछता है। तो पद्म विभूषण जो 5 लोग थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण जो दिया गया था, वैजंती माला को दिया गया था। ठीक है, 87 साल की जो वैजंती माला है, अपने दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस भी थी। 13 साल की उम्र में ही तमिल में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। दूसरे देखिए हैं बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, तो पहला वैजंती माला, दूसरे हैं बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, और मरणोपरांत उनको दिया गया। सुलभ इंटरनेशनल, आपने नाम समझ गए होंगे ना, सुलभ किसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपका चिरंजीवी को दिया गया। 68 साल के एक्टर्स हैं चिरंजीवी, 150 ज्यादा फिल्मों इन्होंने की है, तो जो है चिरंजीवी को भी मिला है पद्म विभूषण। 1 2 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों एम वेंकैया नायडू, ठीक है, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो है, 2022 तक इन्होंने अपना पद संभाला था। इनको देखिए जो कि मिला है पद्म विभूषण। और 5वें नंबर पे देखिए पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि नाट्यम नर्तक हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। इनको देखिए पद्म सम्मान दिया गया। इनके बहुत सारे अलग अलग जगहों से भी, डॉक्यूमेंट्री के लिए अलग अलग देशों से भी इनको मिला हुआ है। तो 5 लोग कौन कौन से हैं दोस्तों? बैजंती माला, बिंदेश्वर पाठक, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, और जो कि पद्म सुब्रमण्यम। ये 5 लोग, इनको पद्म विभूषण मिला है। और कुल 100, यहाँ पे देखिए 132 लोग हैं जिनको 2024 का पद्म अवार्ड मिला है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और 100% ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया? मैंने तो अभी तक नहीं देखी एनिमल, अगर आपने देखी होगी, सुना था बहुत क्रूअल है। सही आंसर की बात करें, देखिए ये आपके रणबीर कपूर को मिला है उनकी मूवी एनिमल के लिए। तो ये खतरनाक रोल इन्होंने इसमें प्ले किया है। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 69वां, ये भी पूछता है संस्करण कौन था, तो 69वां था। बाकी अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो इनकी ही बीवी है, आलिया भट्ट को मिला रॉकी एंड रॉनी की प्रेम कहानी के लिए। निर्देशक का पुरस्कार देखिए विधु विनोद चोपड़ा, आपने 12 फेल जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा सभी लोगों ने, उसी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो लोकप्रिय फिल्म थी वो थी 12 फेल। और इससे आयोजन जो इसका किया गया था वो 27 से 28 जनवरी 2024 गांधीनगर गुजरात में किया गया था। वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा, प्रश्न बहुत जरूरी है।
वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? जी हाँ दोस्तों, 377 समझ गए हैं, समलैंगिकता जो कि भारत में अपराध था उसे खत्म कर दिया इन्होंने। ये दो लोग कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, यही वो दो लोग हैं जिनका नाम है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, जिन्होंने देखिए यहाँ पे मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू भारत के दो प्रसिद्ध महिला वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध में कानूनी लड़ाई को नेतृत्व किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में दो बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया जिसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है। मतलब इन्होंने 377 को चुनौती दी और ये लोग जीती कि नहीं भैया ये अपराध नहीं है। दो मेल आपस में जो कि अगर उनके पास बालिग हैं, ठीक है, उनका संबंध है तो कोई अपराध नहीं है, फीमेल है कोई अपराध नहीं है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, दोनों लोग का नाम याद रख लें, पिक्चर भी देख लीजिए। इनका नाम मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू। ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है ना? एस आकार का है, ये भी देखिए हमसे प्रश्न आया है कि वो कौन सा समुद्री मार्ग है ना, महासागर है दोस्तों जो एस आकार का है। तो दोस्तों ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, याद रखेंगे। सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक, इसे देखिए वृद्ध ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है ना? तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियों के बारे में बात हो रही है। विंध्याचल अगर देखा जाए तो सब में सबसे उत्तर विंध्याचल ही है, नर्मदा बाद में आएगी। विंध्याचल ताप्ती, देखिए यहाँ पे विंध्याचल बाद नर्मदा आएगा, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, फिर आपकी ताप्ती आएगी। ये वाला फोटो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। सबसे ऊपर में देखिए अरावली है, फिर आपका विंध्याचल है, फिर आपका इसी के बीच में देखिए आपका नर्मदा है, सतपुड़ा है, फिर आपका ताप्ती आता है, ठीक है। ये है आपका रेंज है। चलिए, नई श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामलों के खेल मंत्री दोस्तों कौन है? तो फिलहाल तो अगर देखा जाए मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया कौन है भाई? प्रहलाद जोशी हो गए, ठीक है, और हरदीप सिंह पुरी हो गए और अश्वनी वैष्णव हो गए। सभी के सभी कोई ना कोई मंत्री है। अश्वनी वैष्णव आप लोग समझ गए हैं, ये कौन है भाई? तो ये है रेल मंत्री। हरदीप सिंह पुरी देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। रेल और सूचना प्रसारण मंत्री हैं आपके अश्वनी वैष्णव। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा ना, नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा प्रहलाद जोशी। और श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री दोस्तों कौन है? तो मनसुख मांडविया को बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए एक कोर्स मैं लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 100% आपको ले लेना चाहिए। अगर आपको जीके जीएस से लगता है डर, तो इस कोर्स में आपको जीके जीएस पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। जीके ऑल टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, मंथली करंट अफेयर्स, आपको सारा कुछ इसमें मिल रहा है। साथ में आपको क्लासेस के जो कि पीडीएफ और एक्स्ट्रा नोट्स दिए जा रहे हैं, और 50+ आपको टेस्ट सीरीज भी परीक्षा से पहले पहले इसमें मिलेगा। उसके पहले ही मैं डाल दूंगा, बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डाल चुका हूँ। अब टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया मैंने करंट अफेयर जीके, वो भी धीरे धीरे अपलोड होगा। तभी तो फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बस रिवीजन कराऊंगा यहाँ पे, यहाँ से आप पढ़ते रहिएगा और इसी में आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। तो इस कोर्स को सभी लोग ले लीजिएगा। पेड कोर्स में एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में, पेड कोर्स वाले ऑप्शन से आप इसे ले सकते हैं। सब लोग के लिए है, एकदम 100% सब लोग को ले लेना है ये। पेरिफेरल आई ऑब्लिक ओ या फिर आईओ, कितने आउटपुट इसमें पोर्ट होते हैं दोस्तों? तो इसमें देखिए होते हैं टोटल 256 होते हैं। बात की जा रहा है पेरिफेरल्स, तो पेरिफेरल्स क्या होते हैं? जैसे हमारा देखिए आपका कह लीजिए स्पीकर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका कीबोर्ड माउस हो गया, सब क्या है? सब सारे के सारे पेरिफेरल है। पेरिफेरल्स एक कंप्यूटर डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के सहायक डिवाइस होती है। हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, कंप्यूटर के अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे सारे होते हैं। इनपुट आउट डिवाइस हो गया, 22 जो 56 आउटपुट पोर्ट जो होते हैं, सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर से एक प्रश्न आएगा। पर्यावरण और वन संदर्भ में WCC का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो दोस्तों हो जाएगा इसका जो फुल फॉर्म। यह देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सामाजिक इकाई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा।
वह त्रिमूर्ति जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है वह स्थित है। मतलब तीनों लोग, अगर आपने अजंता एलोरा गुफाओं, एलिफेंटा गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है देखा होगा, तो उसमें आपको आपने जरूर सुना होगा एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाओं में दोस्तों ये देखिए मूर्ति देख रहे हैं, त्रिमूर्ति है, 3 सर उसमें आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मुखाकृति है उत्कीर्ण किया गया है एलिफेंटा की गुफाओं में, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अच्छा प्रश्न है ये वाला। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर हैं, कौन कौन से, चारों देख लेते हैं। मोघरा जो कि गुजरात में है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, सूर्यन कोविल जो कि तमिलनाडु में है, था मार्तंड अंतिम सूर्य मंदिर ये किस प्रदेश में स्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ मार्तंड मंदिर ना, तो फट से बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और ये देखिए मंदिर है, मैं पहले भी प्रश्न बता चुका हूँ। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के मट्टन नगर के समीप में स्थित 8वीं शताब्दी के सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोट वंश के ललितादित्य मुंड जो कि मुक्तपीठ के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है। यह सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। इसे 15वीं शताब्दी के उस समय कश्मीरी घाटी पर सत्ता कर रहे सिकंदर शाह मीरी द्वारा भारी क्षति पहुंचाया गया और इस समय यह जो कि बहुत सारे खंडों में टूट गया। मतलब कोई ना कोई हमेशा से तोड़फोड़ मचाए रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य का था, कौन सा था। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक था और सिक्किम सबसे कम था। अगर आपने जनगणना से एक प्रश्न नहीं देखा तो क्या देखा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यूपी इज द राइट आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, जबकि जनसंख्या सबसे कम कहाँ की थी, सिक्किम की थी। ठीक है, तो 2011 में तकरीबन 19,98,12,000 जो कि 341 जनसंख्या यूपी की थी, और आपका देखिए 6,10,577 जो जनसंख्या थी वो मात्र सिक्किम की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, ये हैं योगी आदित्यनाथ। और सिक्किम के दोस्तों कौन है, तो सिक्किम के हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कौन हो जाएंगे, ये हैं ममता बनर्जी। आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हैं नायडू जी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। तमिलनाडु के कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री। सारे मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप ना, क्या लगता है, हीरा होगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए डी इज द राइट आंसर। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख जो कि अपर रूप हैं। आप लोगों के लिए 3 मैंने ई बुक्स बताए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर से ले लीजिएगा। 500 मैथ्स का है, पूरा सोल्यूशन के साथ लेके इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, एकदम परीक्षा पैटर्न पे, परीक्षा से पहले पहले लगा डालिए। 70 क्वेश्चन जीके का है, 70 टॉपिक है, पूरा जितने भी टॉपिक आते हैं जीके के सारा ऑल इन वन, सभी परीक्षाओं में आपको काम देगा ये जीके का टॉपिक वाइज ये। और स्टडी जीके के 2500 प्रश्न सभी डिटेल के साथ, ये सारी चीजें हैं दोस्तों आपको हमारे ई बुक वाले सेक्शन से मिल जाएगा। तो लेके आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों यहाँ पे आप फ्री है, आप जाके ले सकते हैं। बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी का भी ई बुक आ गया है, आप वो भी जाके ले सकते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल थे ना जेल से आने के बाद, अब नहीं है। तो अब दोस्तों कौन है, तो देखिए अतिशी हो जाएंगी, जो कि अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की, यहीं की। बाकी शिवराज सिंह चौहान दोस्तों ये अब तत्कालिक क्या है, तत्कालिक कृषि मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, मंत्रालय है। और ये एमपी के थे, तो एमपी के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तत्कालिक सीएम, तो ये है दोस्तों मोहन यादव मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है, दोस्तों इनका नाम हो जाएगा एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी हो जाएगा। देखिए पुदुचेरी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 नवंबर 1954। और उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथन। यहाँ पे एक लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है। और ये दोस्तों ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, एएलयू सीपीयू मेमोरी। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी आपका मेमोरी है और डी आपका कागज तो ही नहीं है, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए कागज। बाकी फुल फॉर्म पूछता है तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 1919 का ही सारा आपको 3-4 में बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा दोस्तों। शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन
जो कि 1919 से है। देखिए 13 अप्रैल एक डेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 10 मार्च 1919 रौलक एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ सारा इसके बारे में, बस डेट आपको रिवीजन करा रहा हूँ। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 10 मार्च 1919 को रौलक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के कारण भारतीयों में बहुत गुस्सा था और संतोष था, इसी वजह से पूरे देश में एक दिन के लिए हड़ताल किया गया था, जिसका नाम था रौलट सत्याग्रह। निम्नलिखित में से उत्तर दक्षिण की ओर फिर से आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले धाल घाट ही आता है, तो पाल घाट तो होगा नहीं है, भोर घाट भी होगा नहीं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट बाद में आता है ना, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ये दोनों महाराष्ट्र में है, ये केरला में है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है? थाल घाट दर्रा, फिर है भोर घाट दर्रा, फिर है आपका केरला में पाल घाट दर्रा, और सेनकुट्टा दर्रा हो जाएगा। तो ये दोनों महाराष्ट्र में हो जाएंगे और ये दोनों केरला में हो जाएंगे। ठीक है, भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री दोस्तों कौन है? एलिमिनेट कर सकते हैं हालांकि आप। अन्नपूर्णा देवी कौन है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो भारत के तत्कालिक जो है शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, प्रहलाद जोशी, अभी मैंने बताया नवीनीकरण एंड नवीन, तो जी किशन रेड्डी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। जो भारत के कोयला और खान मंत्री दोस्तों कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। ठीक है, आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। गांधी जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। इसी वजह से देखिए ये स्थगित किया था उन्होंने, मतलब 20 में स्टार्ट किया था और 22 में अंत कर दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ ने वहां पर आग लगा दिया था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1920 में कोलकाता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विशेष बैठक बाद लाला लाजपत राय की अध्यक्षता बुलाई गई। इस सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसके उपरांत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया, परंतु फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा घटना हो जाने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मतलब 1920 याद रखना है जब उन्होंने शुरू किया, और चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 जब उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। जी हाँ, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका विनय पिटक। तो भिक्षुओं के लिए जो नियमों का उल्लेख दिया गया वो विनय पिटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आते हैं ना, तो बौद्ध धर्म के बारे हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और त्रिपिटक अगर कभी भी आएगा तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों संवाद के रूप में संकलित किया गया है, और विनय पिटक में संघ भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाया गया है। अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह जो कि अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो ये तीनों पिटक इसी प्रकार से दर्शाए गए। नेफोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर दोस्तों क्या करता है? ये बादलों की दिशा और गति का मापन करता है। ठीक है, नेफोमीटर क्या करता है? ये बादलों की दिशा और गति का मापन करता है। ब्लू फोर्ट स्केल पर निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? ब्लू फोर्ट, देखिए ब्लू फोर्ट स्केल, ये दोस्तों ये जो स्केल है इसमें पवन की गति को दर्शाया जाता है, लगातार ये पवन की गति को दिखाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्लू फोर्ड स्केल, ब्लू फोर्ड स्केल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं का आलोचना करते हुए किसने कहा संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों कहा गया था, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारतीय संविधान के जनक तथा भारतीय संविधान के जो कि सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं का आलोचना करते हुए कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसे कंप्लीट होने में। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह है तमिलनाडु। किसका राज्य है, मतलब यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो दोस्तों
ये हो जाएंगे MK स्टालिन। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। उड़ीसा के दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। ठीक है, कर्नाटक के दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सिद्धा रमैया। और महाराष्ट्र के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। पवन ऊर्जा नवीनीकरण गैर परंपरागत स्रोत है। वर्तमान स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में भारत में विश्व में चौथा स्थान है। पूरे भारत का पवन ऊर्जा से चौथा स्थान है। विश्व में इस मामले में पहले स्थान पर चीन, जो कि दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे पे जर्मनी है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है और सेकंड प्लेस पे अमेरिका है और तीसरे पे जर्मनी है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत के तमिलनाडु प्रथम, गुजरात द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, केरल और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहला है तमिलनाडु, ठीक है, दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, ठीक है, चतुर्थ नंबर पे है केरल और पांचवें नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को के कार्यकाल का प्रावधान करता है? ठीक है, तो वित्त आयोग, ये हो गया इमरजेंसी, ये हो गया चुनाव आयोग, तीन एलिमिनेट हो गए, तो जाहिर सी बात हो गया हमारा अनुच्छेद 148 इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिवीजन आप करते रहेंगे तो याद होगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसा लगा। आप इस क्लास को कभी मिस मत किया, मैं लगातार रिवीजन कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ई बुक हैं। 500 क्वेश्चन लेके आप गेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, सोल्यूशन के साथ है। जीके पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा परीक्षा के लिए। अभी से लगे रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो जीके वाली क्लास को भी मिस मत किया करिए। और स्टडी जीके के 2500 प्रश्न ये सारा लेके बस आपको रिवीजन करना है, बाकी मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। और ये हमारा कोर्स है, आप सभी 100% इसको ले लीजिए। 100% दोस्तों इसमें आपका CBT 1 40 नंबर आ रहा है और आपका CBT 2 50 नंबर आ रहा है। इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं। जीके के सारे टॉपिक, करंट अफेयर्स के टॉपिक, करंट अफेयर्स मंथली मैं सब आपको दूंगा धीरे धीरे इसमें, क्योंकि अभी समय है, धीरे धीरे 2 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पेड कोर्स वाले सेक्शन से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको इस नंबर पर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तो लिंक एप्लीकेशन वगैरह का आपको मिल जाएगा। और 11 बजे आपको मैथ की क्लास मिल रही है। ठीक है, और आपको 3 बजे रीजनिंग की क्लास मिल रही है लाइव। किस पर मिल रही है? आप मेरा नाम सर्च कर लेंगे @ओम जायसवाल एक साथ, या फिर ओम जायसवाल भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर @ओम जायसवाल सर्च करेंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी इस चैनल पे लाइव क्लास मैथ और रीजनिंग की डेली मिलेगी 11 बजे और 3 बजे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसे हैं, थोड़ा उनका सपोर्ट भी कीजिए आप सभी लोग जाके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।